जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इजराइल को खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ी मिली सफलता। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारीजानी को मार गिराया, कर दिया बड़ा दावा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की हत्या इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया है ये बड़ा ऐलान। इस दावे ने फिर एक बार पूरी दुनिया में मचा दी सनसनी। दोस्तों बताएंगे ईरान ने इनकी मौत पर क्या कहा, साथ ही साथ काबुल के अस्पताल हमले के बाद गुस्से में तालिबान कह दिया बातचीत का समय बीत चुका, अब नहीं करेंगे बात, अब सीधा पाकिस्तान से 400 मौतों का बंदूक से लेंगे बदला। छेड़ दिया जंग का ऐलान तालिबानियों ने। दोस्तों साथ ही साथ काबुल के अस्पताल पर हमले के बाद भारत ने क्या कहा, भारत की भी जुबान आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे उधर ईरान के खिलाफ जंग में कूदा इजराइल अमेरिका, इधर चाइना के साथ मिलकर भारत ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। वहीं आपको बताएंगे आखिर तनाव के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के मोदी जी पर जताया भरोसा, कहा भारत अगर चाहे तो तुरंत के तुरंत रुकवा सकता है अमेरिका ईरान का युद्ध। बताएंगे कौन से देश के राष्ट्रपति ने ये बात कही। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन जानकारी हमेशा की तरह आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारीजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। अली लारीजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। अयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारीजानी ही ईरान को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। दोस्तों इजराइल के रक्षा मंत्री कर्ज ने अली लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल की सेना ने बासीज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ घोला मरेजा सुलेमानी और उनके डिप्टी सैयद ऋषि को भी मार गिराया है। यही नहीं दोस्तों, इजरायली सेना ने ईरानी IRGC के वायुसेना के चीफ को भी मार दिया है। अली लारीजानी का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता और ईरान के लिए बहुत बड़ा आघात है। ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। जी हाँ, यानी इस मुद्दे पर ईरान की तरफ से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यरूशलम पोस्ट ने 3 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अली लारीजानी की मौत हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि बीती रात हवाई हमले में अली लारीजानी को मारा गया। इजरायली सेना भी इस बात की पुष्टि की है कि अली लारीजानी को निशाना बनाया गया है। दोस्तों जो लगातार हमारी खबरों से जुड़े रहते हैं उनको पता होगा, हाल ही में अली लारीजानी ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी थी। ईरान ने मौजूदा खामनेई को भले ही अगला सुप्रीम लीडर बना दिया हो, लेकिन इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वो बुरे तरीके से घायल हैं, इसी वजह से वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि वो फिलहाल रशिया में मौजूद हैं, वहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं। और इनके रशिया जाने के बाद माना यह जा रहा था कि इसी वजह से वो पर्दे के पीछे से अली लारीजानी ही सत्ता को चला रहे थे, पूरे ईरान को चला रहे थे अपने कूटनीति से। इस युद्ध के शुरू होने से पहले अली लारीजानी का प्रमोशन ही हुआ था और पश्चिमी देशों के साथ सभी तरह की बातचीत को वही देख रहे थे। अभी हाल ही में रात की जानकारी है जो हमने आपको सुबह के खबर में बताया था दोस्तों कि अली लारीजानी ने मुस्लिम देशों को लेटर भी लिखा था कि आप लोग कैसे मुस्लिम कंट्री हो जहाँ पर हमारा समर्थन नहीं कर रहे हो, यहूदी को लेकर लेटर जारी किया था दोस्तों। और आज ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लारीजानी को मौत की नींद सुला दी है इजराइल ने। लेकिन दोस्तों फिलहाल ईरान का बयान आना बाकी है, देखते हैं ईरान इस मुद्दे पर कौन सी राय देता है। क्या वाकई में लारीजानी मारे गए हैं या फिर कुछ और बात निकल कर सामने आती है। अब सारा दारोमदार ईरान पर डिगा हुआ है दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है ईरान। इस पर जो भी जानकारी सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां उधर ईरान के खिलाफ जंग में कूदा इजराइल और अमेरिका, तो इधर चाइना संग मिल भारत ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। दोस्तों मिडल ईस्ट में इस समय भारी तनाव बना हुआ है, आप सभी जानते ही हैं। ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहीं ईरान की सेना भी ड्रोन हमलों के जरिए तगड़ा जवाब दे रही है। वेस्ट एशिया में जारी इस अशांति के बीच इंडिया कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गया है और विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों को लेकर एक अहम कदम उठाया है। दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने सोमवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में बदलाव की अधिसूचना जारी की। नए नियम के तहत 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों को भारत में ऑटोमेटिक रूट के जरिए निवेश की अनुमति दी गई है। हालांकि ये छूट चाइना या हांगकांग में पंजीकृत कंपनियों या भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले अन्य देशों की कंपनियों पर
लागू नहीं होगी। इस तरह के निवेश संबंधित क्षेत्रों की FDI सीमा और शर्तों के अधीन रहेंगे। जी हां, पहले यदि किसी विदेशी कंपनी में सीमावर्ती देशों के किसी भी निवेशक की मामूली हिस्सेदारी भी होती थी तो उसे भारत में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य हुआ करता था। अब ये नियम दोस्तों केवल लाभकारी स्वामित्व बोले तो बेनिफिशियल ओनरशिप पर लागू होगा, यानी वास्तविक स्वामी की पहचान के आधार पर ही मंजूरी की आवश्यकता तय की जाएगी। दोस्तों, अधिसूचना के मुताबिक लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA के प्रावधानों के अनुरूप होगी। PMLA के अनुसार किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति या संस्था लाभकारी स्वामी मानी जाएगी। FDI नियमों में यह बदलाव हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को प्रेस नोट 3 2020 जारी किया था, जिसके तहत भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। इन देशों में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। दोस्तों, इस नियम का असर वैश्विक प्राइवेट इक्विटी यानी PE और वेंचर कैपिटल VC फंड्स पर भी पड़ा था, खासकर उन कंपनियों पर जिनमें चीनी या हांगकांग निवेशकों की छोटी हिस्सेदारी थी। साथ ही साथ आपको बता दें, काबुल के अस्पताल पर हमले के बाद बोला तालिबान, कहा वार्ता का समय बीता, अब लेंगे पाकिस्तान से बदला, 400 मौतों का बंदूक से लिया जाएगा बदला। जी हां, आपको बता दें, पाकिस्तान के काबुल में नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमले के बाद अफगान तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमले में 400 से भी ज्यादा मौतें होने के बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने कह दिया है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया, हम इस हमले का जवाब देंगे। तालिबान के शीर्ष अधिकारी सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के उन दावों को भी पूरे तरीके से झूठा कहा है। उसकी आर्मी ने अस्पताल नहीं बल्कि आतंकी ठिकाने पर बम गिराए हैं। अफगान तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अस्पताल में आम लोगों को निशाना बनाया है। इसमें 400 मौतें अब तक कंफर्म हो चुकी है और 250 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तानी की बमबारी में नशा मुक्ति अस्पताल तबाह हो गया है। अब इस्लामाबाद के साथ कोई भी डिप्लोमेसी या बातचीत नहीं होगी। हम इस हमले का बदला सैन्य तरीके से लेंगे, यानी आर्मी के तौर पर लेंगे। अफगान तालिबान के शीर्ष नेताओं में शुमार सुहेल शाहीन ने कहा है कि काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह गया है। ये अब पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे मरीजों और तीमारदारों को बम गिराकर मौत के घाट उतार दिया गया। तालिबान को इसमें अलग से कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तबाही की तस्वीरें खुद सब कुछ बयान कर रही हैं। दोस्तों, तालिबान की सरकार के अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने सोमवार रात करीब 9 बजे काबुल में हवाई हमला किया। इस हमले में 2000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। तालिबान के उप प्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने बताया कि हमले में हॉस्पिटल की इमारत का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। उधर आपको बता दें, वहीं इस अटैक के बाद भारत ने भी जताई कड़ी आपत्ति, कह दिया पाकिस्तान की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है, यानी कि पाकिस्तान के इस कार्रवाई को नरसंहार करार दिया। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर सोमवार रात किए गए हवाई हमले की बहुत बड़ी और कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले को बर्बर और कायरतापूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला पूरे तरीके से अस्वीकार्य है, क्योंकि अस्पताल किसी भी हाल में सैन्य लक्ष्य नहीं हो सकता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में साफ साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान द्वारा 16 मार्च की रात काबुल के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर किए गए बर्बर हवाई हमले की क्लियरली निंदा करता है, स्पष्ट रूप से निंदा करता है। ये एक कायरतापूर्ण और अकल्पनीय हिंसा का कार्य है, जिसने एक ऐसे स्थान पर बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान ली है, जिसे किसी भी तरह सैन्य लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अब इस नरसंहार को सैन्य अभियान का रूप देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, नेपाल में ओली की पार्टी से जुड़े कॉलेज में जलाई गई जिनपिंग की लिखी किताब की हजारों प्रतियां, जिससे चीन हुआ आग बबूला। दोस्तों, नेपाल के मोरंग इलाके में मनमोहन तकनीकी कॉलेज में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लिखी हुई किताब द गवर्नेंस ऑफ चाइना की हजारों प्रतियां यानी कॉपीज जला दिए जाने से बवाल मच गया है। शनिवार रात को इस घटना पर चीन ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इस घटना पर चाइना के नेपाल में दूतावास ने नेपाली विदेश मंत्रालय को एक जुबानी नोट भेजा है। साथ ही अनुरोध किया है कि इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है क्यों आखिर एक टेक्निकल कॉलेज के अंदर शी जिनपिंग की किताब को इतनी बड़ी संख्या में रखा गया था। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
नेपाल अखबार काठमांडू पोस्ट ने बताया कि एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन टेक्निकल कॉलेज के अंदर हजारों किताबें और दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। इसमें चीनी राष्ट्रपति की किताब भी शामिल है। इसमें कुछ लोग शी जिनपिंग की किताब को कैमरे पर भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय मोरंग जिले के अधिकारी ने टीवी न्यूज चैनल को फोन करके कहा कि वो इस वीडियो को डिलीट करे क्योंकि ये नेपाल और चीन के बीच रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा कि हमने मोरंग के स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामले की जांच करें और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करें। दोस्तों, वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि टेक्निकल कॉलेज में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की ये किताब द गवर्नमेंट्स ऑफ चाइना क्यों मौजूद थी, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट खबर बता दे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी नहीं आई काम, हुर्मुज पर किसी ने नहीं दिया साथ तो अब गुस्से में कहा कि हट जाओ, मुझे अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर तगड़ी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ चल रही जंग में दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सुरक्षित और खोलने के लिए वॉरशिप भेजने की अपील की, लेकिन ज्यादातर देशों ने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें किसी की भी अब आवश्यकता नहीं, हम दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, हमारी मिलिट्री सबसे ताकतवर है, हम अकेला ही काफी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने करीब 7 देशों से बात की और उनसे वॉरशिप भेजने को कहा ताकि तेल के जहाज जो है वो सुरक्षित गुजर सके, लेकिन जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे देशों ने तो साफ साफ मना कर दिया। ब्रिटेन ने भी शुरू में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर देने से इनकार किया था, बाद में जंग खत्म होने के बाद ऑफर किया जिसे हमने ही यानी मैंने ही ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ मामलों में ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखूं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं सालों से कहता आ रहा हूँ कि अगर हमें कभी कभी उनकी आवश्यकता पड़ी तो वो नहीं आएंगे। उन्होंने नाटो पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर सहयोगी मदद नहीं करेंगे तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने ब्रिटेन पर हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने शुरू में मदद नहीं की लेकिन जंग खत्म होने के बाद ऑफर किया। मैंने कहा कि जंग खत्म होने के बाद मुझे कैरियर की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने सीज फायर की मांग को पूरे तरीके से झूठ बता दिया, कह दिया कि अमेरिका को सबक सिखाकर ही रहेंगे। साथ में पहली बार ट्रंप ने तेहरान की ताकत को लोहा माना। जी हां, ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका इजराइल के साथ इस लड़ाई को जारी रखेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा है कि उनकी ओर से ना तो युद्ध विराम और ना ही बातचीत की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और ईरान सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफा माना है कि ईरान ने उनकी उम्मीद से ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ी है। ट्रंप ने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान खाड़ी देशों पर हमला करेगा। ईरान ने जो ताकत दिखाई हम तो वो सब देखकर हैरान रह गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर के सवाल पर कहा कि ये सिर्फ हमसे क्यों पूछा जा रहा है, ईरान के बजाय अमेरिका से युद्ध विराम की मांग क्यों नहीं की जा रही है। ईरान का रुख इस युद्ध में बिल्कुल साफ रहा है। हम एक थोपा हुआ युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन अब दुश्मन को ऐसा कड़ा सबक सिखाना चाहते हैं कि वो फिर कभी ईरान पर हमला करने के बारे में ना सोचे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि तेहरान ने जंग खत्म करने की मांग की है। अरागची ने कहा है कि ईरान ना तो युद्ध विराम चाहता है और ना ही अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। तेहरान खुद का बचाव करने के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत चाहे तो तुरंत रुकवा सकता है अमेरिका ईरान का युद्ध। आखिर इस तनाव के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने जताया भारत पर भरोसा, आपको बता दें। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को लेकर या इस संकट से निपटने के लिए एक देश ने शांति बहाल करने के लिए भारत पर तगड़ा भरोसा जताया है। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हालात में तुरंत सीज फायर की आवश्यकता है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पहले भी तनाव कम करने की बात कही है, इसलिए वो शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। इस टब का ये बयान ऐसे समय आया है जब युद्ध के बीच भी भारत ने संयम से काम लेते हुए कूटनीति का सहारा लिया है। भारत ने ईरान के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से कई बार फोन पर बातचीत की थी जिसमें क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत की। साथ ही साथ आपको बता दें
उधर अरब सागर में पाकिस्तानी मछुआरों के लिए फरिश्ते बने भारतीय नौसेना के जवान बचाई इन मछुआरों पाकिस्तानी मछुआरों की जान। जी हाँ, बिल्कुल सही सटीक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भारतीय नौसेना ने 15 मार्च को अरब सागर में 8 पाकिस्तानी मछुआरों को बचाया है। ये मछुआरे ओमान के डुकम पोर्ट से लगभग 170 न्यूटिकल माइल्स पूर्व में एक लाइफ राफ्ट पर फंसे हुए मिले। ये बचाव अभियान भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सूरत द्वारा चलाया गया, जो इस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा अभियानों के तहत ओमान की खाड़ी और पश्चिमी अरब सागर में तैनात है। सूत्रों के अनुसार ये मछुआरे पहले 14 सदस्यों वाले एक दल का हिस्सा थे जो पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव इस्लामी पर सवार थे। ये नाव 24 फरवरी को ईरान के तट से रवाना हुई थी। बचाव से लगभग 10 दिन पहले नाव के इंजन रूम में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोग अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। इन 8 बचे हुए मछुआरों को 11 मार्च को एक कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान ने देखा। इसके बाद एक नाव उनके पास पहुंची और उन्हें एक लाइफ राफ्ट और खाने पीने का सामान दिया। ये मछुआरे उसी लाइफ राफ्ट पर समुद्र में तैरते रहे जब तक कि INS सूरत ने उनको बचा नहीं लिया। दोस्तों, इससे एक चीज तो क्लियर है कि अपना भारत लाचार व्यक्तियों की मदद मांगने वाले व्यक्तियों की पूरी मदद करेगा, चाहे वो दुश्मन देश से ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई भारत को सीना चौड़ा करके दिखाएगा तो भारत फिर सीने को छलनी करने में भी समय नहीं लगाएगा। ये बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए। तो वहीं आप लोग दोस्तों लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।